जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ जोन में। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम हिंदी की क्लास लेके आ रहे हैं। जो यूपीएसआई कांस्टेबल या एसएससी जीडी इसके अतिरिक्त विभिन्न परीक्षाओं में जो हिंदी के चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी क्लास हम लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे समास के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को संक्षेप, अर्थात किसी भी बहुत सारे शब्दों के समूह को जब हम उसको संक्षिप्त में लिख देते हैं, संक्षिप्त में सारांश में उसको लिख देते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी ये संक्षेप में लिखा हुआ है, जबकि इसको हम गगन को चूमने वाला, इसका विस्तृत रूप हो गया गगन को चूमने वाला। इसके अलावा ऐसा आश्रम जो अनाथ के लिए हो, अनाथ के लिए हो, यानी इतना बड़ा ये पूरा सेंटेंस है। इसको हम जब संक्षिप्त में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अनाथ, अनाथ आश्रम। यानी ये शब्द और ये शब्द, इन्हीं संक्षेप में लिखे हुए शब्दों को हम समास कहते हैं। तो आज की इस पूरी क्लास में हम समास, समास के प्रकार, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए समास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। हम जानेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। अब तक तो हम समझ लिए हैं कि समास कहते किसको हैं। तो समास प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार चार भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं: अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। हम शॉर्ट में इसको समझ जाएंगे कि ये प्रधानता के आधार पर क्या होता है। तो इसमें समास के अंग होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। यानी जैसे हमने लिखा घुड़दौड़, इसको जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा घोड़ों के लिए दौड़। इसमें जो प्रथम पद है वो घोड़ा है, यानी घोड़ा है, और जो अंतिम पद है वो दौड़ है। अंतिम पद को ही, प्रथम पद को हम पूर्व पद कहेंगे और अंतिम पद को उत्तर पद कहेंगे। ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद हम शॉर्ट में समझेंगे कि कौन से प्रकार में कौन सा पद पूर्व पद प्रधान होता है, किसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसके अतिरिक्त हम इन चारों समासों के बारे में उदाहरण सहित डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला समास अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अव्यय अर्थात जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, ठीक, पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। क्या हो? उपसर्ग हो। पहली चीज की पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। तो ऐसे समास को
अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद, जो पूर्व पद होता है प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। अब हम इसको और भी आसान तरीके से समझेंगे कि कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। आमतौर पर ऐसे समास में शुरुआत में यथा प्रति, एक शॉर्ट ट्रिक है, यथा प्रति, आ, बे, भर जैसे अनेक शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मान लो यथाशक्ति, इसमें यथा आ रहा है, यथा संभव, यथोचित, यथोचित, इसमें भी यथा आया है, जैसे यथा और उचित। जैसे प्रतिक्षण, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रत्येक, इसमें भी प्रति आया है, प्रतिधन एक। जैसे आमरण, आजन्म, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिक्षण, प्रतिबिंब, प्रत्येक, ये सारे शब्द में पहले उपसर्ग आया है या अव्यय आया है, तो इस तरह के समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके अलावा बे, बेरहम, बेफिजूल, बेबुनियाद, भर पेट जैसे शब्द आते हैं। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ आसान एग्जाम्पल्स, जिसके थ्रू आप अव्ययी भाव को आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्यय जिसके शुरुआत में, जिस समास के पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो हम अव्ययी भाव समास को पूरी तरह से समझ चुके हैं। इन उदाहरण के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको मैं समझा रहा हूं। जैसे कुछ शब्द जो रिपीटेड होते हैं, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, दिन और दिन, ये दो बार रिपीटेड किए गए हैं तो दिनों दिन बना है। इसके अतिरिक्त रातों रात, सालों साल, ऐसे रिपीटेड शब्द भी हैं, तो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। अब हम डिस्कस करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। अव्ययी भाव समास हम समझ चुके हैं। अब दूसरे प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो उप प्रकार होते हैं, दो उपभेद होते हैं, उसको हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। ऐसे समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो। पूर्व पद गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान हो। प्रधान मतलब मुख्य, और गौड़ का मतलब जो कम महत्व का हो। ठीक, यानी पूर्व पद जिसका गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमार बोलते ही हमको एक ऐसे पर्सन की छवि आ जा रही है, व्यक्ति की छवि आ जा रही है जो राजकुमार हो। यानी राज जो राजा है ये पूर्व पद है, कुमार यानी उसका लड़का है वो उत्तर पद है। प्रधान कैसे है ये मैं आपको बता दूं। जैसे ही हम कहते हैं राजकुमार, वैसे ही राजा की छवि हमारे दिमाग में नहीं आती है, बल्कि कुमार की छवि आती है। महत्वपूर्ण ये है
न कि ये है, इसलिए पूर्व पद गौण है इसमें और उत्तर पद प्रधान है। यानी फिर से हम समझेंगे तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसका पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तो ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है। क्या होता है? पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेषण वो होता है जो शब्द किसी की विशेषता बताता है और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे अनाथाश्रम। अनाथाश्रम, अनाथाश्रम में अनाथ और आश्रम दो शब्द जुड़े हुए हैं, तो ये आश्रम क्या है? उत्तर पद है। आश्रम क्या है? उत्तर पद। अनाथ क्या है? पूर्व पद। उत्तर पद इसका प्रधान है और पूर्व पद इसका क्या है? गौण है। ये गौण क्यों है? ये प्रधान क्यों है? क्योंकि अनाथ आश्रम बोलते ही हमारे दिमाग में एक छवि आ रही है ऐसे घर की जहां पे अनाथ निवास करते हैं, अनाथ रहते हैं। जैसे रेल यात्रा। रेल क्या हो गया? पूर्व पद, यात्रा उत्तर पद। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। इसके अलावा रोग ग्रस्त। रोग क्या है? पूर्व पद जो गौण है। ग्रस्त क्या है? उत्तर पद जो प्रधान है। पूर्व पद क्या है? रोग है और उत्तर पद क्या है? गौण है। तो इस तरह से आप जो है तत्पुरुष समास, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे तत्पुरुष समास के प्रकार। कारक विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कारक विभक्ति क्या होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, मतलब इस तरह से कुल 7 प्रकार के कारक होते हैं। लेकिन इसमें 6 प्रकार के कारक के आधार पे 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला है कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष। अब हम जानते हैं कि कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। अब हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे गगन चुंबी। गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। जेब कतरा। जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला। उसी तरह से दोस्तों माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सब में को कारक विभक्ति का यूज हुआ है। ठीक है। दूसरा प्रकार है कर्म के बाद करण। करण का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। क्या होता है दोस्तों? से या के द्वारा। से के द्वारा यानी इसको हम उदाहरण से समझेंगे। मन चाहा। मन चाहा यानी मन से चाहा। अब देख रहे होंगे इसमें कारक विभक्ति लगा है से। इसके अलावा तुलसी कृत। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत भी हम लिख सकते हैं। आप लोग इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें से का यूज हुआ है और इसमें के द्वारा का यूज हुआ है। इसके अलावा रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त। धर्मांध यानी
धर्म से अंधा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें भी कारक विभक्ति से का यूज हुआ है, इसमें भी कारक विभक्ति से का यूज हुआ है। यानी जिसमें से या के द्वारा कारक विभक्ति का यूज हो, प्रयोग हो, उसको करण तत्पुरुष कारक समास कहते हैं। इसके अलावा हस्तलिखित में भी जब हम इसको समास विग्रह करेंगे तो आएगा हस्त यानी हाथ से लिखित। इसमें भी कौन सी कारक विभक्ति का चिन्ह हुआ है, प्रयोग हुआ है, से का। अब हम जो इसके बाद संप्रदान तीसरे नंबर पे आता है। संप्रदान, इसकी कारक विभक्ति होती है के लिए। क्या होती है दोस्तों? संप्रदान की कारक विभक्ति के लिए, यानी डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। यहां पे के लिए कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा रसोई घर, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, रसोई घर। अनाथालय, अनाथालय समास विग्रह करेंगे तो अनाथ के लिए घर। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए कारक विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। हम समझ चुके हैं तत्पुरुष समास के 6 प्रकार, जिसमें से कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अब हम चर्चा करेंगे संप्रदान के बाद अपादान तत्पुरुष की। एक चीज और मैं बता दूं कि जो करण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है। दोनों का एक छोटा सा अंतर है कि ये किसी साधन के लिए यूज किया जाता है। जैसे सेव को चाकू से काटा गया, तो यहां पे जो से का यूज है वो साधन के रूप में यूज हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहां पे जो से का प्रयोग है वो अलगाव के लिए है, अलगाव के भाषा के लिए है। तो संप्रदान के बाद हम आएंगे अपादान। अपादान तत्पुरुष, इसमें भी से कारक विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन अलगाव के लिए, अलगाव या अलग होने के लिए, अलग होने के अर्थ में। यानी अपादान का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। उदाहरण में देखेंगे हम धर्म भ्रष्ट, यानी धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। इसके अलावा चरित्रहीन, चरित्रहीन यानी चरित्र से हीन। इसके अलावा पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, जन्मांध, धनहीन, कामचोर, कामचोर यानी काम से जी चुराने वाला। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आसान है और हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धनहीन, धन से हीन, यानी जब भी से का अर्थ अलगाव या अलग होने के सेंस में होगा तो वहां पे अपादान कारक होगा। जहां पे से का सेंस किसी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी साधन के रूप में होगा, वहां पे करण कारक होगा, यानी करण तत्पुरुष कारक होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपादान के बाद संबंध। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष के लिए कारक विभक्ति का,
की, के का प्रयोग होता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। क्या होगा दोस्तों? राजा का पुत्र। उसी तरह गंगाजल, कठपुतली, सेनापति, घुड़दौड़। गंगाजल यानी गंगा का जल, सेनापति यानी सेना का पति, घुड़दौड़ यानी घोड़े का दौड़। इसमें आप देख रहे होंगे कि सब में कारक विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। गंगा जल में गंगा का जल, सेनापति में सेना का पति, घुड़दौड़ में घोड़ों का दौड़। इसमें कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अधिकरण। अधिकरण कारक विभक्ति में या पर का प्रयोग होता है। अधिकरण में या पर का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे आप बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अधिकरण में या पर कारक विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त पुरुषोत्तम, कविश्रेष्ठ, सिरदर्द, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में भी जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा पुरुषों में उत्तम, कविश्रेष्ठ, कविश्रेष्ठ का हम समास विग्रह करेंगे कवियों में श्रेष्ठ। तो ये रहे तत्पुरुष समास के कारक के आधार पे 6 प्रकार, जिनको हमने बारीकी से उदाहरण सहित समझा है। अब हम तत्पुरुष समास के जो 2 उपभेद होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तत्पुरुष समास के उपभेद या उप प्रकार ये 2 होते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे। कर्मधारय और दूसरा है द्विगु समास। पहला है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु समास। चूंकि ये दोनों भी इसी के उपभेद हैं, इसलिए जो समानता इनमें होगी, जो समानता इसमें है, वही समानता इनमें भी होगी। अर्थात पूर्व पद गौड़, पूर्व पद गौड़, उत्तर पद प्रधान। तो अब हम इन दोनों समास के बारे में बारी बारी से समझेंगे। कर्मधारय, कर्मधारय समास वही कि जिस समास का प्रथम पद यानी पूर्व पद गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विशेषण, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, विशेष्य अर्थात ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए, जैसे नील गाय, नील गाय। इसमें नील पूर्व पद है, गाय उत्तर पद है। गाय यानी जो उत्तर पद है वो प्रधान है, नील यानी जो रंग है नीला है वो क्या है? गौड़ है। अब विशेषण और विशेष्य, गाय जो है वो क्या है? विशेष्य है। और नील यानी जो नीला शब्द है ये विशेषता बताता है, इसलिए क्या है? विशेषण है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा नील कमल, नील कमल में भी वही है, नील और कमल। नील पूर्व पद है अर्थात विशेषण है, अर्थात गौड़ है। कमल उत्तर पद है, विशेष्य है और ये प्रधान पद है। तो इस तरह से कर्मधारय समास
इसके अलावा कमल नयन, कमल नयन, नयन कमल यानी ऐसा नयन, ऐसी आंख जो कमल के समान सुंदर हो, यानी कमल शब्द नयन की विशेषता बता रहा है। तो नयन क्या हो गया, विशेष्य हो गया, कमल का क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण, और नयन क्या है, विशेष्य, यानी ये उत्तर पद है और ये पूर्व पद है, यानी नयन। अब हम जैसे कमल नयन, इसमें प्रधान क्या है, आंख ही तो प्रधान है, नयन ही तो प्रधान है, कमल तो प्रधान है नहीं। कमल नयन कहते ही हमारे दिमाग में ऐसे आंख की छवि आ रही है, ना कि कमल की छवि आ रही है, आंख की छवि जो कमल के समान सुंदर हो, यानी आंख की विशेषता यहाँ बताया जा रहा है, यानी प्रधानता आंख की है। तो इसलिए यहाँ पे नयन जो है वो प्रधान पद हो गया, क्या हो गया, प्रधान पद, और कमल जो है वो क्या हो गया, गौड़ पद हो गया। नयन क्या हो गया, प्रधान पद, और कमल गौड़ पद। तो इस तरह से हम लोगों ने कर्मधारय समास को आसान भाषा में समझा है। यदि फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम तत्पुरुष समास के दूसरे भेद यानी कि द्विगु समास के बारे में हम पढ़ेंगे। द्विगु जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्विगु, द्विगु में जो द्वि लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है दो, यानी द्वि संस्कृत में लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है दो, यानी द्विगु समास से शब्द के हिसाब से इसका अर्थ है द्वि माने दो, यानी जिस शब्द से संख्या का बोध होता हो, ऐसे समास जिनके पूर्व पद से संख्या का बोध होता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद प्रधान हो, ऐसे समास को हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे ऐसे समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, यानी जिस शब्द से संख्या का बोध होता हो, संख्यावाची हो, और उत्तर पद प्रधान हो, तो वो द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, चौराहा में जो पूर्व पद है चौ, चौ से चार का बोध हो रहा है जो एक संख्या है, चार संख्या है, और राहा यानी रास्ता, यानी चार रास्तों के समूह को चौराहा कहते हैं। इसमें पूर्व पद संख्यावाची है और राहा यानी रास्ता है, जो यानी उत्तर पद जो है वो प्रधान है, प्रधान। इस तरह से चौराहा क्या हो गया, द्विगु समास। जैसे नवरत्न, नवरत्न में नौ यानी संख्या है, रत्न जो उत्तर पद है, नवरत्न से नौ रत्नों का समूह, से नौ ग्रह, नौ ग्रह, नौ से नौ की संख्या, ग्रह से ग्रह, यानी नौ ग्रह से नौ ग्रहों की एक समूह का बोध हो रहा है। जैसे त्रिफला, त्रिफला, त्रि माने तीन, फल यानी तीन फलों का समूह त्रिफला, यानी दोपहर, दो एक संख्या है, पहर उत्तर पद है जो प्रधान है। इस तरह से हम द्विगु समास यानी जिन समास के पूर्व पद में संख्या आता हो, पूर्व पद से संख्या का बोध होता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब हम द्विगु के बाद द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम रिपीट कर देते हैं शुरू से कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है अव्ययी भाव, दूसरा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी दो भेद, जिसमें कर्मधारय समास, और अभी अभी हमने खत्म किया है द्विगु समास, यानी ये तीन हो गया, ये चार हो गया। अब हम पांचवा यानी हम नेक्स्ट हम समास जो पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि द्वंद्व शब्द से ही द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, अर्थात जो एक दूसरे के विरोधी हों, विपरीत हों। तो शब्द में ही भाव आ रहा है कि द्वंद्व समास ऐसा समास जो एक दूसरे के विपरीत हों या एक दूसरे के पूरक हों, ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास, ऐसे समास को द्वंद्व समास की श्रेणी में रखा गया है। इसका हम परिभाषा देखेंगे। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है, और दो पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दो पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, माता पिता, जैसे भाई बहन, जैसे रोटी सब्जी, जैसे दाल भात, जैसे दिन रात। हम देख रहे हैं दोस्तों, योजक चिन्ह जो लगा है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें दोनों प्रधान होता है। जैसे हम अगर कहें दिन और रात, तो इसमें दोनों की प्रधानता है, गौड़ कोई नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहें रोटी और सब्जी, तो इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, रोटी भी इंपॉर्टेंट है, सब्जी भी इंपॉर्टेंट है। सब्जी मुख्य है, प्रधान है, इसलिए दोनों पद इसमें प्रधान है। आगे हम बात करेंगे लाभ और लाभान। इसका समास विग्रह करते हैं तो और या, ये दो शब्द आते हैं। जैसे समास विग्रह करेंगे तो माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन या रात। जैसे छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, इसमें क्या होगा? छोटा या बड़ा। लेन देन, लेन और देन, सुख दुख, सुख या दुख। तो इस तरह से हम जो है द्वंद्व समास को भी समझ चुके हैं। एक बार फिर आपको रिवाइज कर देते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है विपरीत, यानी ऐसे शब्द जिसमें विपरीत या पूरक का भाव हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। इस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो बीच में और अथवा या का प्रयोग होता है। अब हम अगला समास यानी बहुव्रीहि समास के बारे में समझेंगे। बहुव्रीहि समास की परिभाषा है ऐसा समास जिनका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद गौड़ होते हैं, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। यानी इन दोनों पदों को बोलने पे हमें किसी थर्ड व्यक्ति या थर्ड संज्ञा का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, अब इसमें कोई भी पद प्रधान आप नहीं पाएंगे, इसमें कोई भी पद आप प्रधान नहीं पाएंगे, जबकि बल्कि लंबोदर बोलने से हमको एक ऐसे व्यक्ति की तरफ संकेत मिल रहा है जिनका उदर, यानी लंबोदर का हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा लंबा हो उदर जिनका, यानी ऐसा व्यक्ति जिनका उदर लंबा हो। तो हमारे दिमाग में वो छवि एक ही व्यक्ति की आ रही है, गणेश जी। गणेश जी की छवि आ रही है। जैसे गिरिधर, गिरिधर यानी गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाला, यानी श्री कृष्ण जी। यानी ये तीसरे व्यक्ति को दर्शाता है। बहुव्रीहि समास तीसरे व्यक्ति को दर्शाता है। गजानन यानी गज, गज माने हाथी, आनंद माने मुख, यानी जिनका मुख हाथी की तरह हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो है संकेत हमें मिल रहा है कि वो गजानन है अर्थात गणेश जी हैं। नीलकंठ, नीलकंठ यानी कंठ और नील यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो इस तरह से हम जो है पूरा समास कवर कर चुके हैं। इसके अलावा भी मैं पिछले परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं समास से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समास है जिसको हम लोग समझेंगे। चंद्रमुखी में कौन सा समास है? चंद्रमुखी यानी चांद की तरह मुख। अभी हम पढ़े हैं कि जहां विशेषण और विशेष्य हो, यानी मुख की विशेषता चांद बता रहा है कि मुख कैसा है, तो चांद जैसा है। यानी यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तिरंगा अभी हम पढ़े हैं, जिनसे संख्या का बोध होता हो वो द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। मुरारी, मुरारी क्योंकि ऐसा समास जिससे किसी थर्ड पर्सन का बोध हो, किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ जो संकेत करता हो, ऐसे शब्द जो तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत करते हो, तो वो समास बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। घास फूस अभी हम बताए हैं कि जिससे विपरीत या एक जैसे समूह का बोध होता हो या पूरक का बोध होता हो, तो ऐसे शब्द द्वंद्व समास कहलाते हैं। ऐसे समास द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे घास फूस, नदी नाला, आंख कान, माता पिता, इस तरह से लाभ हानि, ऊंच नीच, दिन रात, खरपतवार, ये सब द्वंद्व समास कहलाते हैं। यथा स्थान, अव्ययी भाव, यथा प्रति आ बे भर, ऐसे शब्द किसी समास के पूर्व पद में आए हो तो अव्ययी भाव समास होता है। यथा स्थान, यथा स्थिति, यथा संभव, यथा सामर्थ्य, यथा समय, ये सब अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। इसका क्या होता है? ये दशानन, दशानन। अब दशानन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर है। क्या फैक्टर है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि 10 यानी संख्या का भी बोध हो रहा है, और दशानन से हम किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ भी इंडिकेट हो रहा है, यानी रावण, यानी द्विगु और बहुव्रीहि। लेकिन ऐसी स्थिति में हम हमेशा बहुव्रीहि को सिलेक्ट करेंगे। यदि दोनों ऑप्शन में दिया हो, द्विगु भी बहुव्रीहि भी, तो हमारा उत्तर, सही उत्तर बहुव्रीहि होगा। यदि बहुव्रीहि नहीं दिया है तब हम द्विगु को मानेंगे, द्विगु हमारा सही उत्तर होगा। भर पेट, भर यानी जिस समास का पूर्व पद जो है अव्यय हो या उपसर्ग हो, यानी ये भर क्या है? उपसर्ग है, तो अव्ययी भाव समास होता है। इसी तरह मतदाता, मतदाता का हम समास विग्रह करेंगे तो मत का दाता, मत को देने वाला, ये कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। अब मृग नयन, अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो मृग और नयन, यानी मृग यानी हिरण के समान जिसके नयन हो, जिसकी आंखें हिरण की तरह हो, यानी ये विशेष्य है और ये क्या है? विशेषण है। तो जहां विशेष, विशेषण और विशेष्य हो, वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। यानी ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। उत्तर पद आंख की विशेषता, यानी ये हिरण की तरह बता रहा है, तो इस तरह से ये कर्मधारय समास हो जाएगा। गुरुदेव, गुरु का मतलब होता है बड़ा, देव यानी जो देव में बड़ा हो, कौन सा समास हो जाएगा? गुरुदेव, यानी देव की विशेषता गुरु बता रहा है, यानी ऐसा देव जो बड़ा हो, यानी ये कर्मधारय समास। सतसई, सतसई में 700 दोहों का, 700 रचनाओं का समूह, यानी सतसई ये संख्या है। सत माने संख्या, सात का बोध करा रहा है, तो ये द्विगु समास हो गया। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में भी 8 लिखा है, ये भी संख्यावाची है, तो द्विगु हो जाएगा। निर्विवाद, निर्विवाद में नी जो है वो उपसर्ग है, तो इस तरह से ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने समास के प्रकार और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, यहाँ तक कि जो विगत वर्षों में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे उनको हमने उदाहरण के माध्यम से समझा है, जाना है। यदि फिर भी आपको किसी तरह का समाज से रिलेटेड डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो अपने साथियों को भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।